हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर से आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्किटेक्चरल पैटर्न्स आर रीयूजेबल सॉल्यूशंस टू कॉमन प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन। देखो, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स क्या है? एक रीयूजेबल सॉल्यूशन है जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे को जब भी हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डिज़ाइन करेंगे, तो इन प्रॉब्लम्स के वास्ते ही रीयूजेबल रहेंगे। अब ये रीयूजेबल क्यों है? देखो, दे प्रोवाइड टेम्पलेट्स और ब्लूप्रिंट फॉर सॉल्विंग रिकरिंग decision problems and help in creating system that are scalable, maintainable and robust। तो देखो, ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे को? टेम्पलेट्स, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स और ब्लूप्रिंट्स रहेंगे। जो भी हमने अभी तक की जैसा जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है आर्किटेक्चर्स को लेके, जितना भी डेटा है जो, तो उसके रिलेटेड जो भी हमारे पास हमने प्रॉब्लम फेस किए, तो हम उसके बेसिस के ऊपर ये ब्लूप्रिंट्स और टेम्पलेट्स को डिफाइन करेंगे, बनाएंगे। मतलब ये पहले से प्री डिफाइन रहेंगे बनाए हुए। तो इसके ज़रिए से क्या होगा कि जो हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी रहेगा, है ना? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी रहती है जो जैसा बार बार आती है, तो वो बार बार आने वाली प्रॉब्लम हमको पता है, हम पहले से उसके वास्ते रेडी है, तो हम उसको सॉल्यूशन जो उसका सॉल्यूशन हमारे पास पहले से रहेगा। तो इसके वजह से रीयूजेबल भी रहेगा। और ये क्या है? एंड हेल्प इन क्रिएटिंग सिस्टम डेट आर स्केलेबल, मेंटेनेबल एंड रोबस्ट। तो ये काय में हेल्प करती है? सिस्टम को क्रिएट करने में। कौन से स्केलेबल? हमारे स्केलेबल सिस्टम्स को बनाने के वास्ते, मेंटेनेबल को और रोबस्ट को। ठीक है। देखो, कॉमन आर्किटेक्चर पैटर्न्स कौन से, इसके एग्जांपल देखो। देखो, सबसे पहले लेयर्ड आर्किटेक्चर। अब लेयर आर्किटेक्चर में क्या रहेगा? डिवाइड द सिस्टम इनटू लॉजिकल लेयर्स। तो सिस्टम्स को डिवाइड करेंगे वो लॉजिकल लेयर्स के अंदर, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शनलिटी। और हर एक लेयर की एक अलग अपनी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी रहेंगी। ऐसा नहीं कि दो लेयर है जो सेम वर्क कर रहे, हर एक लेयर का एक अपना अलग वर्क रहेगा, अपना एक अलग फंक्शन रहेगा। हाँ, और उनकी एक अलग प्रायोरिटी रहेंगी हर लेयर की, और उनके वर्क के हिसाब से वो लेयर्स जैसे डिवाइड किए जाएंगे। कम्युनिकेशन जनरली अकर्स ओनली बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। अब देखो, जो लेयर्स है इनके बीच में कम्युनिकेशन होती। अब जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एडजेसेंट लेयर्स के ऊपर होंगी। जो, देखो, अगर से कोई लेयर है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है एक तो उसके अपर लेयर से जो कि एग्जैक्ट अपर है, या फिर लोअर लेयर से जो कि एग्जैक्ट लोअर है। ठीक है। अब सेकंड आर्किटेक्चर कौन सा है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या होगा? सेपरेट्स द एप्लीकेशन इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। अब दो मेन कंपोनेंट्स के अंदर हमारे एप्लीकेशंस को यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला रहेगा क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या काम करेगा? यूजर के साथ इंटरैक्ट करेगा, विच इंटरैक्ट्स विद द यूजर। एंड सर्वर क्या करेगा? विच मैनेजेस डेटा स्टोरेज एंड बिजनेस लॉजिक। जो भी हमारा डेटा स्टोरेज और बिजनेस लॉजिक रहेगा, तो वो कौन संभालेगा? कहाँ पे रहेगा? सर्वर के ऊपर रहेगा। तो जो भी हमारा बैक एंड का काम होने वाला है वो सर्वर से होगा, और फ्रंट एंड का काम जो है वो कौन करेगा? क्लाइंट करेगा, है ना? मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब थर्ड वन है मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसको एमवीसी बोलते हैं। सेपरेट्स द एप्लीकेशन इनटू थ्री इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। अब देखो, ये क्या करता? तीन इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स के अंदर हमारे सिस्टम को डिवाइड करता। क्लाइंट सर्वर दो में कर रहा था, ये तीन में करता। अब तीन कौन कौन से हैं? ये इसके नाम भी दिए हुए, एक मॉडल रहेगा, एक व्यू रहेगा और एक कंट्रोलर रहेगा। अब देखो, सबसे पहले मॉडल। अब मॉडल के अंदर क्या रहेगा? डेटा एंड बिजनेस लॉजिक। देखो, ऊपर जैसे सर्वर के अंदर हमने देखा था, सर्वर के अंदर भी हमारे पास डेटा स्टोरेज एंड बिजनेस लॉजिक थे। यहाँ पे डेटा रिलेटेड जो भी लॉजिक रहेगा, यहाँ पे डेटा नहीं रहेगा। यहाँ पे डेटा का जो लॉजिक है, डेटा लॉजिक और बिजनेस लॉजिक, वो यहाँ पे हम सेव करेंगे मॉडल के अंदर। मतलब जो कौन सी क्वेरी कब रन करनी है, क्या करनी है। हालांकि जो इंटरेक्ट करना है डेटाबेस से, तो वो कौन करेगा? मॉडल ही करेगा। लेकिन इसका लॉजिक, पूरा लॉजिक इसके अंदर से वो रहेगा, सेव रहेगा मॉडल के अंदर, डेटा एंड बिजनेस लॉजिक। अब व्यू क्या रहेगा? व्यू हो गया हमारा यूजर इंटरफेस। जो भी हमारा फ्रंट एंड रहेगा वो व्यू के अंदर रहेगा। एंड कंट्रोलर। अब कंट्रोलर क्या करेंगे? हैंडल्स द यूजर इनपुट एंड अपडेट्स द मॉडल एंड व्यू। देखो, जो भी यूजर्स के इनपुट आएंगे तो उससे कि नहीं वो अपडेट करेंगे किसको? मॉडल्स को और व्यू को। तो अब इनपुट्स कौन से रहेंगे यूजर के? तो यूजर के इनपुट से मतलब यहाँ पे ये है कि जो इवेंट्स, जैसे यूजर कोई ना कोई जैसा फंक्शन करेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो जो भी करेगा तो उसको ट्रैक करके वो किसको? व्यू को और मॉडल्स को अपडेट करते रहेगा। देखो, ऐसा समझ लो, ये जो हमारे सामने ये डिस्प्ले है वर्ड का, तो ये व्यू है। इसके पीछे जो डेटाबेस है
तो वो काय में है, मॉडल के अंदर है। एंड देखो अब कंट्रोलर का काम किया है, देखो ये रिव्यू है यहाँ पे या फिर रेफरेंस है, मैंने रेफरेंस के ऊपर क्लिक करा, तो ये रेफरेंस के ऊपर क्लिक करा तो इसका जो काम है, जो ये चेंज हुआ यहाँ का, ये जो चेंज हुई स्क्रीन, तो ये किसके वजह से, ये कंट्रोलर के वजह से। कंट्रोलर ने क्या करा, ये ट्रैक करा हमारे यूजर की जो भी इनपुट को, हमारे इनपुट को ट्रैक करा और इसको सेंड करा, अपडेट करा किसको, व्यू को अपडेट करा। तो व्यू अपडेट हुए बाद क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ है ना, ये देखो अब मैंने होम के ऊपर क्लिक करा तो ये चेंज हुआ। तो ये किसके वजह से हुआ, कंट्रोलर के वजह से। लेकिन वर्क कहाँ पे हो रहा है, व्यू के ऊपर, क्योंकि हमारा जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड व्यू में है। फॉर मैक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर decomposes the application into small, independent, and loosely coupled services that communicate through APIs. Each service represents a specific business capability. अब देखो ये क्या करेगा, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसको डिकम्पोज करेगा स्मॉल 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 पीसेस के अंदर, और हर एक स्मॉल पीस है कि नहीं इंडिपेंडेंट रहेगा, हर एक कंपोनेंट इंडिपेंडेंट रहेगा। हाँ, एंड लूजली कपल, यहाँ पे है कि नहीं लूजली कपल यूज हुआ, तो लूजली कपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक जो हमारा स्मॉल रहेगा एप्लीकेशन, तो वो क्या होगा, हर एक एक दूसरे से तो इंडिपेंडेंट रहेगा, साथ में लूजली कपल रहेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर से एक वर्क नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं कि दूसरा फेल हो जाएगा, कुछ नहीं। वो हर एक के साथ मतलब अपने खुद तो इंडिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर मतलब काय पे, मतलब कोई किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है, साथ में लूजली कपल है। और कम्युनिकेट कैसे करते हो, एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और इसके वजह से क्या, हर एक जितनी भी इसकी सर्विसेज रहेंगी और एक स्पेसिफिक बिजनेस कैपेबिलिटी को प्रोवाइड कराएंगी हर एक। देखो पांचवा है रिपोजिटरी पैटर्न। अब रिपोजिटरी पैटर्न क्या है, centralizes data access logic and provides a uniform interface to interact with the different types of data sources। तो देखो जब भी हमको जैसा ऐसा लगेगा कोई हमारे को एक सिस्टम बनाना है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज का यूज़ करना है। डेटा सोर्सेज बोले तो इसके अंदर सभी डेटाबेस भी आ गए, फाइल्स भी आ गए, मल्टीपल फाइल्स। अब डेटा सोर्स आपका कोई भी रह सकता है, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो क्या है आपका डेटा सोर्स है। तो जब हमारे को ऐसा लग रहा तो हम इस तरीके का मतलब यूज़ करते, रिपोजिटरी पैटर्न का यूज़ करते। तो ये क्या करता, जितने भी हमारे डेटा एक्सेस लॉजिक है उन सबको एक जगह पे सेंट्रलाइज करता और यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रोवाइड कराता। और ये यूनिफॉर्म इंटरफेस क्या करेगा कि जितने भी जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज है ना, तो उनसे कनेक्ट कर सकता, उनसे इंटरेक्ट कर सकता। ठीक है।